हेलो, मेरा नाम है आदर्श सोनकर और आप आ चुके हैं रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने 2024 का पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का पीवाईक्यूज, जो कि 30 मई को उसका एग्जाम हुआ था एक पेपर। उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पेपर तो आई थिंक लगभग 9 और 10 हुए हैं, जिसमें से 3 पेपर हम 2025 के पीवाईक्यूज के फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें आइडियाज लग पाए कि 2025 में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ से पूछे गए, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कितने डेप्थ में क्वेश्चन आए, कहाँ पे आसान क्वेश्चन आए और कहाँ पे मॉडरेट और टफ टाइप के क्वेश्चन आए। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 2025 के पीवाईक्यूज का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज 15 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा सवाल कैसे आया है और कैसे हमें टैकल करना है, कौन से नोट से सवाल आ सकते हैं, किसमें आपको अगर याद है तो आप फटाक से कर लेंगे। और जितना ज़्यादा अच्छे से अगर आपको याद है तो आप भाई कुछ क्वेश्चंस तो ओरली कर लेंगे। अगर आपको नोट्स आपने अच्छे से बनाए हैं देन आपने फटाक से कर लेना है। अगर आप बोर्ड्स भी अच्छे से ठीक ठाक पढ़े हैं तब भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला लेक्चर 2025 के पीवाईक्यूज का। तो उसका पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए आपसे पूछा गया है। पहला ही सवाल आपका रे ऑप्टिक्स से है। रे ऑप्टिक्स से सवाल है। सवाल क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर एंड इन अ लिक्विड मीडियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब ये है कि एयर में 20 सेंटीमीटर है और लिक्विड में 80 सेंटीमीटर है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस दिया हुआ है 1.5, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है। यानी क्या है बताना, क्या है म्यू एल की वैल्यू, सॉरी म्यू एल की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिएगा, ये हमें बताना है। एक उत्तल लेंस की वायु और द्रव माध्यम में फोकस दूरी कितना है? 20 और 80 है। यदि लेंस का अपवर्तनांक तुम्हें गिवन है कितना? 1.5, तो आपको निकालना है द्रव का अपवर्तनांक। तो द्रव को लिक्विड लिखते हैं, लेंस को तो मतलब ग्लास लिख देंगे, सही है थोड़ी देर के लिए। तो एक रिलेशन आई होप आपने पढ़ा होगा, वो रिलेशन मैं अभी थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, आपने पढ़ा होगा एफ लिक्विड डिवाइड बाई सॉरी एफ एयर या 1/f एयर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ए म्यू जी -1, ए म्यू जी -1 ब्रैकेट ओवर 1/r1 -1/r2। ये आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन। ये है क्या? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा आपने पढ़ा होगा अगर मुझे किसी मीडियम में चाहिए तो 1/f मीडियम, ये हो जाएगा म्यू एम म्यू जी -1 ब्रैकेट ओवर 1/r1 -1/r2। क्योंकि लाइट अब कहाँ जा रहा है? मीडियम से जा रहा है आपका, मीडियम से जा रहा है भाई ग्लास के अंदर। तो आपने ये पढ़ा होगा, ये फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम। तो सवाल हमसे इनके रेशियो से पूछा हुआ है। सवाल किससे पूछा हुआ है? इनके रेशियो से। तो दोनों का रेशियो कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 1/fa डिवाइड बाई 1/fl। तो 1/fa करेंगे और 1/fl fm करेंगे, सॉरी 1/fm। तो हमें क्या मिलेगा? ये और ये डिवाइड में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? ए म्यू जी -1 और डिवाइड बाई म्यू एम जी, सॉरी मीडियम म्यू जी और -1। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। तो एफ मीडियम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एफ ए इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ म्यू जी बाई म्यू ए -1 डिवाइड बाई म्यू जी बाई म्यू एम -1। अब रखते हैं सारा वैल्यू। तो मीडियम में हो गया तुम्हारा 80 और एयर में 20 हो गया। म्यू जी हो गया तुम्हारा 1.5। अब म्यू ए की वैल्यू 1, तो उसको लिखो जाए मत लिखो,
डिवाइड बाई 1.5 और डिवाइड बाई मिनिमम और -1, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलो आ जाओ अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 4 इज इक्वल टू 0.5 और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.5 बाई म्यू मीडियम -1, तो 1.5 डिवाइड बाई म्यू मीडियम और -1, तो इस बॉक्स को इधर ले चलो, 4 इंटू 1.5 डिवाइड बाई म्यू मीडियम -1 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 डिवाइड बाई म्यू मीडियम -4 इज इक्वल टू 0.5, तो 6 डिवाइड बाई म्यू मीडियम इज इक्वल टू 0.5 और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई म्यू मीडियम इज इक्वल टू 4.5, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 6 डिवाइड बाई 4.5 इज इक्वल टू म्यू मीडियम, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 45, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 3 जा 45, 15 4 जा इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 या 1.33। ठीक है, तो ये तुम्हारा आसान सवाल था, एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड सवाल, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/3 यानी 1.33, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला अगर पता है, ये फॉर्मूला अगर आप दोनों को पता है तो आप रिलेशन निकालिए और उनसे क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आपका सारा आप आसानी से आंसर्स कर पाएंगे ना, जो भी इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट अराइज ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, तो बिल्कुल सही है। जब क्या होता है भाई, किसी केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव कर रहे होते हैं, तभी आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं, उसके बिना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों या आयनों के निरंतर प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, अगर आयंस हो रहे हैं तो उसमें प्लस आयंस भी होंगे और माइनस आयंस, तो दोनों की वजह से करंट होगा। और जब नॉर्मल वायर की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं दूसरा, अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। हाँ, करंट तो तभी फ्लो होगा जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन से वो क्या करेंगे, मूव, और वो मूव करेंगे तब मिलेगा हमें करंट, तब हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। किसी चालक में धारा तभी प्रवाहित होती है जब चालक में क्या हो, विद्युत क्षेत्र लगा होगा तभी धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगा। तीसरा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल सही बात है। E इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, E कैपिटल E डिवाइड बाई m और इनटू में टाउ, यानी आपका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। VD किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, और बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वही अनुगमन वेग, इसको क्या बोलते हैं भाई, अनुगमन वेग। ठीक, जस्ट वेट इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बोलो या अनुगमन वेग, आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो अपवाह वेग किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग शून्य होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग मतलब बोल रहा है थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज जीरो, नहीं, थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, या तो जिसको बोलते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होता, कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक, डिपेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है कि नहीं, बट थर्मल वेलोसिटी ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन्स में उस वायर के थ्रू उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो या ना लगा हो, यानी विद्युत क्षेत्र लगा हो या ना लगा हो, बट इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते रहते हैं। और जैसे उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर एट रेस्ट। सही, ये पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर एट रेस्ट पूछ रहा है। तो अब ध्यान देना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट देखना है। तो कौन सा है भाई, सी ऑप्शन, डी तो गलत है, तो डी इसमें है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ओके द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ओके 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 ओके, बी स्टेटमेंट जीरो दिखाया हुआ है। ऑप्शंस में भी थोड़े गड़बड़ है क्या, सब में डी है। डी का ऑप्शंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेंगे, बट थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अरे अरे, हो गया हो गया, एवरेज लिखा हुआ है ना, एवरेज लिखा है, इसका मतलब सही है। एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी जीरो होगा, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो ए बी सी डी सही है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर रेस्ट, नहीं, ये रेस्ट पे नहीं होते हैं, क्योंकि ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी मूव करते रहते हैं, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला हड़बड़ हटा देते हैं। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बट एवरेज नहीं, ये थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, बट एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो डी वाला भी सही है भाई। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते हैं, नहीं। तो ई स्टेटमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी डी आपका सही है, बाकी ई ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। चलिए, तो अगले सवाल की बात करते हैं। आई होप आपको दो सवाल समझ आए होगा कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। और ये किसका सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसका सवाल है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिख देते हैं हर क्वेश्चन के आगे, ताकि आपको आइडियाज लगे कि किस चैप्टर से कितने डेप्थ में चीजें आई हैं, ठीक है। तो अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा द फिगर सोच, फिगर सोच कर रहा है भाई क्या, द फिगर सोच द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ द 6 गिवन ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, कितना लिखा हुआ है 4870 एंगस्ट्रॉम, और आपको h की वैल्यू गिवन है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। यानी चित्र में हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख दिखाया गया है। दिए गए 6 संक्रमणों में से किस संक्रमण के परिणाम स्वरूप 4870 तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटोन उत्सर्जित होता है। तो इतना तरंग दैर्ध्य वाला अगर फोटोन उत्सर्जित हो रहा है, तो हम उसका एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू क्या लगा दूंगा, hc बाई लेमडा। और लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में ले रहा हूं तो ये 12400 और डिवाइड बाई लेमडा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो सबसे पहले आप एनर्जी निकाल लीजिए, किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लीजिए, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12400 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे भाई, 4870। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 2.54 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ आ रहा है बात, कितना आ जाएगा भाई, 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा क्या करेंगे, हमें चेक करना है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एंड 4 से 2 जा रहा है, 4 से कहाँ जा रहा है 2, तो इनके बीच एनर्जी गैप देखो, इनके बीच एनर्जी गैप, तो ये -3.4 और ये माइनस, देखो हमें क्या निकालना है, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 पे जाना है, तो डेल्टा E निकालते हैं। तो निकालेंगे हम E2 माइनस E4। E2 कितना गिवन है अपने को, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। अब प्लस कितना हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3.4 में से 0.85 को माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा, और 14 में से ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2.65, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 65, अरे सॉरी सर जीरो तो ले लिया ना यहाँ पे, तो 13 तो 5 आ जाएगा 2.55, तो आ जाएगा -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा।
चलो 3 to 1, 3 to 1, 3 to 1 आ रहा है, तो मतलब इनको देखना पड़ेगा मुझे। 3 to 1 यहीं पे माइनस कीजिए, 1.51 और ये 13.6, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, सही। 10 पॉइंट 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन 4 to 1, 4 to 1 में भी ज्यादा हो जाएगा। फिर कह रहा है 3 to 1, 3 to 2, अगर मैं 3 to 2 देखूं तो ये वाला अंतर -3.4 और 1.5, ये 1.5 के आसपास आएगा। यानी जो पहला एनर्जी आ रहा है, एनर्जी का डिफरेंस, वही तुम्हारा क्या है, आंसर। ये पहला वाला ही तुम्हारा क्या है भाई, आंसर है। समझ आ रहा है भाई? इसका मतलब हमने क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला और यहाँ पे कंपेयर किया कि उतना ही एनर्जी किसका आ रहा है, उतना ही एनर्जी किसका आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन वहां को जा रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है, लोअर से कहाँ जाना चाहिए, अपर, लोअर से कहाँ जाना चाहिए, अपर, वो चीज दिखा रहा है। क्लियर, -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है फोर्थ वाला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, आपको ये दिया हुआ है, सही। तो अगर मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगा, एक सेकेंड। मान लीजिए कि ये आपका सेंटर पे कौन हो गया, सेंटर पे हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये किसको दिखा रहा है भाई, न्यूक्लियस को। ये किसको दिखा रहा है, न्यूक्लियस को। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करोगे इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर, ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ माइनस हटा देता हूँ, माइनस के लिए बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस ये वैल्यूज याद रखिए, ठीक है। ओके जस्ट वेट, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। और आपको एक रेशियो पता होगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें रिलेशन होता है 1:-1 :-2 ना। तो यहाँ माइनस चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लिखना है क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, आधा। ये रेशियो तो यही बोल रहा है कि अगर ये दुगुना है तो ये आधा होगा, तो इसका आधा कर दो, ठीक है। माइनस की जगह प्लस कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और इसका जस्ट क्या, आधा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोगुना है। तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये बात समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान है। ये सवाल किसका हो गया तुम्हारा, बोल सकते हो एटम्स का ना, एटम्स का बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एटम्स का। और यहाँ पे ये वाला सवाल ये तुम्हारा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, सही। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी एटम्स भी बोल सकते हो, एटम्स का। ये भी सवाल किसका था, एटम्स का ही था, ठीक है। तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एटम्स के ही थे। आई होप आपको ये फोर्थ वाला सवाल समझ आया होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सवाल तो नोट्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप लगा देंगे। ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टोटल एनर्जी पूछेगा तब भी इतना ही होगा। आज जब पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी तो इसका काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। फोर्थ वाला हमने कर लिया सवाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको रैंकर्स एजुकेयर में ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 9415190556 या 8874153302।
अगर आपको ऑनलाइन में जुड़ना है तो आप ऑनलाइन के लिए पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में जुड़ना है तो ऑफलाइन के लिए। मैं उनकी विशेषताएं बता देता हूँ। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन में आपको जो भी क्लास में लेक्चर्स होंगे उनके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। इसलिए मिलते हैं ताकि आप अगर कभी नहीं आ पा रहे हैं देन आप उस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं घर से अपने, ताकि आपका कोई भी सिलेबस पीछे ना छूटे। तो सभी लेक्चर को इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है और वो आपको रैंकर्स एजुकेयर के ऐप पर मिलेगी। ये रैंकर्स एजुकेयर का ऐप प्ले स्टोर पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन सबका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, यानी जो आपका स्टडी प्लान है कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने लेक्चर्स चलेंगे उसके, कितने पीवाईक्यू सॉल्यूशंस होंगे उसमें, कितने डाउट सेशन होंगे, वो सब बताए जाएंगे। ठीक, उसके बाद टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन में आप टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ऑफलाइन भी करेंगे तब भी मिलेगा, ऑनलाइन करेंगे तब भी आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं रेगुलर आपको देखा जाएगा, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कितनी गलतियां हो रही है, ये सब उसमें देखा जाता है। टेस्ट सीरीज में आपको डे वाइज भी टेस्ट सीरीज होगा, आपका मंथली होगा, आपका वीकली होगा। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो वो सब आपके टेस्ट कंडक्ट होते रहेंगे टाइम टू टाइम, डेट के हिसाब से कौन सा चैप्टर कहाँ पे होगा, कितने टॉपिक्स के होंगे, वो सब क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन डाउट सेशन भी रखा जाएगा, आपके लिए डाउट सेशन ऑनलाइन भी रखा जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑफलाइन का कैंपस जो हमारा है वो वाराणसी में है, वाराणसी दुर्गा कुंड में। ये कैंपस कहाँ पे है? दुर्गा कुंड में, दुर्गा कुंड वाराणसी में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बुक्स भी मिलेंगे, बुक्स की बातें आगे करेंगे, बट आई होप आपको समझ आएगा। बाकी कोई भी डाउट है कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस करना है, तो सब आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंक्वायरी ले लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कर दीजिए, आपको बैक कॉल चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, अगला सवाल है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपका सवाल है वेव ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये सवाल है वेव ऑप्टिक्स से। कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कह रहा है टू स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे फ्रॉम दी स्लिट्स। यानी फ्रिंजेस कहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है? 2 मीटर अवे फ्रॉम दी स्क्रीन। तो स्क्रीन से फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व एट अ स्क्रीन ऑफ 2 मीटर अवे फ्रॉम दी स्लिट, यानी स्लिट से 2 मीटर दूरी पर। तो ये तुम्हारा हो गया स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हो गया क्योंकि ये स्लिट्स के बीच का गैप है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? कैपिटल डी, क्योंकि ये पर्दे के बीच के गैप है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का। और लाइट सोर्स हैविंग टू वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ रखा हुआ है? 4000 एंड 6000 इज यूज्ड। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। कोइंसाइड वाला सवाल बहुत आता है भाई, ये कोइंसाइडिंग वाले सवाल आसान होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। कोइंसाइडिंग वाला वर्ड याद रखेंगे। अगला सवाल हिंदी में देख लीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिट 2 mm की दूरी पर है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी की दूरी पर है, और स्लिट से 2 मीटर दूरी पर एक पर्दे पर फ्रिंज देखे जाते हैं, यानी ये कैपिटल डी हो गया। 4000 और 6000 एंगस्ट्रॉम के दो तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। पर्दे के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न दीप्त फ्रिंज कैसे होते हैं? संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक बन जाते हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर क्या करते हैं भाई? एक बन जाते हैं। हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है, इसको हटा देते ये सब, एक मिनट, ताकि आपको क्लियर सवाल दिखे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। आपको स्मॉल डी गिवन है भाई, स्मॉल डी कितना गिवन है? स्मॉल डी है आपका 2 mm। कैपिटल डी आपको गिवन है 2 मीटर, और लेमडा 1 आपको गिवन है भाई 4000 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा 2 आपको गिवन है भाई 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, डी कैपिटल डी, लेमडा 1 और लेमडा 2 आपको गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इससे पूछ रहा है कि कौन सा कोइंसाइडिंग होगा। तो इसका मतलब मान लो कि मैं ये सोर्स 1 बोल रहा हूं और ये सोर्स 2 बोल रहा हूं, तो अगर यहाँ पे कोई इमेज है, दोनों वेवलेंथ की वजह से इस पॉइंट पे मान लेता हूँ कोइंसाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड।
एक सेकेंड, मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस क्या है, y, इफ बोथ कोइंसाइड, अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दोनों सेम दूरी पर होंगे। मान लेते हैं कि पहले वाले का n होगा, nth ब्राइट फ्रिंज, तो n d लेमडा बाई स्मॉल d, और दूसरे वाले का mth ब्राइट फ्रिंज होगा, तो हो जाएगा m d लेमडा बाई स्मॉल d। दोनों के लिए स्मॉल d कैपिटल D सेम है, हाँ लेमडा 1 और लेमडा 2 अलग है, ठीक। हाँ, इसको मान लिया mth ब्राइट फ्रिंज और इसका मान लिया nth। लेमडा 1 का कौन सा ब्राइट फ्रिंज मान लिया, nth, और लेमडा 2 का कौन सा, mth। ये दोनों ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मान लिया, सही है। बराबर वाला नहीं करेगा क्योंकि इसका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ अलग है। मान लीजिए पहले का 10वां कर रहे हैं, दूसरे का चौथा या तीसरा, या उसी के जस्ट पास वाला नंबर कोई कर रहा होगा, तीसरा चौथा, ठीक है। तो वो अभी आ जाएगा यहाँ से, तो हमने क्या किया, यहाँ से कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, तो एन लेमडा 1 इज इक्वल टू एम लेमडा 2। ये एक इक्वेशन आता है, जब कोइंसाइडिंग का सवाल आएगा तो डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हैं ना, कैपिटल डी और स्मॉल डी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हैं। तो एन लेमडा 1 की वैल्यू कितना है, 4000, और n2 लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है, n2 लिख दो या m लिख दो, m n2 कितना 6000, तो भाई कितना आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 6m, तो n बाई m कितना आ जाएगा, n बाई m 6/4, यानी मैं लिख सकता हूँ 3/2, तो n बाई m आपका आ जाएगा 3/2। समझ आ रहा है बात। तो इसका मतलब पहले वाले का तीसरा कोइंसाइड करेगा दूसरे वाले के सॉरी दूसरे वाले के दूसरे से, पहले वाले का तीसरा दीप्त फ्रिंज, यानी आपका ब्राइट फ्रिंज किससे कोइंसाइड करेगा, दूसरे वाले के सेकंड ब्राइट फ्रिंज से, दूसरे दीप्त फ्रिंज से। तो आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो, पहले का या दूसरे का, यही पूछ रहा है कहाँ पे निकालना है, तो y निकाल लो। y निकालने के लिए क्या करोगे, नाउ अगर हम y निकालें, वेट, नाउ अगर हम y निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू क्या लगाएंगे, एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी, तो हमने n यूज कर लिया, तो ऊपर था 3, कैपिटल D की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू 4000, तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 कर दो, और डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू 2 mm, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10⁻², तो ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल टू 3 इंटू 4000, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 आ जाएगा, 10⁻⁻7, तो 3 4 जा कितना 12,000 इंटू 10⁻⁻7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आ गया आपका कौन सा कोइंसाइड करेगा और कितने डिस्टेंस पे कोइंसाइड करेगा, ये दोनों सवाल हमने सॉल्व कर लिया। बट हमसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे करेगा, तो डिस्टेंस होगा 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स से सवाल था, और वेव ऑप्टिक्स में ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है, एन लेमडा 1 इज इक्वल टू एम लेमडा 2, या कभी कभी इसी को n1 लेमडा 1 और n2 लेमडा 2 भी लिख देते हैं। तो आप कभी भी आपको ये एक्स्ट्रा फार्मूला मिले तब भी बात वही हो रही है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कैसे करना है, ठीक है। वेट, ओके, तो आप ये लगा दीजिए, बात एक ही है, n1 बाई n2 आ जाएगा यहाँ पे, और n बाई n भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। 5 सवाल हमने कर लिया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6वां सवाल देखते हैं, कह रहे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को किससे मैच करो भाई, लिस्ट 2 से। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ किससे मैच करेगा भाई, फैराडे लॉ जो आपका होता है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किसको डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या करता है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन दिख रहा है, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ये डायरेक्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो करंट को बताता है, तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फोर्स। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि ए वाला फोर्थ इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में बी वाला सेकंड से है, बी वाला सेकंड से, ठीक है, बी वाला यहाँ भी सेकंड से,
सी वाला थर्ड से इसमें और सी वाला इसमें फर्स्ट से, तो सी वाला थर्ड से, तो सी वाला इसमें थर्ड है भाई, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में भी देख लेते हैं। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम ध्यान दो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बताता है। लेंज का नियम बताता है ऊर्जा संरक्षण को भाई। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है आपका धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर लगने वाले बल के बारे में। किसके बारे में बात करता है? धारा के लगने वाले बल के बारे में। सही है, धारा भाई चालक तार पर लगने वाले बल के कारण। तो सेकेंड वाले का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। छठा सवाल हमने बात कर लिया और ये सवाल था आपका कह सकते हो EMI से, जिसमें मैच दी कॉलम, और बहुत आसान, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होगा। ये तो नोट्स में लिखे होते हैं, आप कॉन्सेप्ट पता है तो फटाक से आप कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये बहुत आसान है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नीट्यूड फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज। सही, तो ये तो रिलेशन आपको याद ही रखना है। एफ बराबर क्या होता है? Q इंटू ई, और F बराबर मैग्नेटिक में देखेंगे तो Q भी बी। सही, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर दूं ना, दोनों इक्वेशन को इक्वल करूंगा तो Q E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q भी बी। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो E बराबर V B, या E बाई बी बराबर V। इसी को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू C ना। तो दोनों इक्वेशन आप याद रखेंगे। ठीक, अब जरा ऑप्शन मैच कीजिएगा। कह रहा है E नॉट, अच्छा E नॉट के इक्वल में लिखा हुआ है, तो E नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ बॉक्स तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। मल्टीप्लाई में होगा तो सही हो जाएगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड में है। सही, किसमें? डिवाइड में। हाँ, इसको इधर शिफ्ट करो सी को, तो क्या आ जाएगा? बी नॉट सी इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब यही करेक्ट है। ठीक, ये वाला गड़बड़, ये वाला भी गड़बड़। सही, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट। और ये तो आसान सवाल है, ये तो आपको पता होगा, डायरेक्ट पता रहता है कि E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, या E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, या सी इज इक्वल टू E नॉट बाई बी नॉट। सही, या E नॉट बाई सी इज इक्वल टू बी नॉट, ये हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये तो नोट्स में पढ़े होते हैं सवाल ऐसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बढ़िया सवाल है भाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वेट फॉर अ मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है भाई कितना? E नॉट एक्स डिवाइड बाई बी आई कैप। फाइंड द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वैल्यू बाउंडेड बाई x 0 से लेके x a, y 0 से लेके y a, z 0 से लेके z a। यानी एक आपका क्या है? एक तरीके से क्यूब है, और E नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, और A की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया। सही, तो सबसे पहले किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है भाई, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है? ये है, वेट, हाँ, विद्युत क्षेत्र वेक्टर की वैल्यू है ई वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट एक्स डिवाइड बाई बी आई कैप द्वारा दिया गया। x0 x इज इक्वल टू a, y0 y इज इक्वल टू a, z0 z इज इक्वल टू a। यानी ये क्यूब का साइड है। ठीक है, से घनाकार आयतन में निहित आवेश ज्ञात कीजिए, हमें चार्ज निकालना है। E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, a दिया है और b दिया हुआ है। तो सबसे पहले सोल्यूशन ध्यान से सुनो कि अगर E नॉट हमें गिवन है, ई वेक्टर कितना गिवन है हमें? E नॉट x डिवाइड बाई बी आई के। तो सबसे पहले इसको मैं अगर लिखूं तो E नॉट की वैल्यू हमें कितना गिवन है? 6 इंटू 10 टू द पावर 3, और डिवाइड बाई B की वैल्यू कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स आई कैप। तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 5 हो जाएगा, 10 टू द पावर, ये माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, आई कैप, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका? 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0 आई कैप, यानी उस समय 0 है। और जब x इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है? x इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1
सॉरी ए है और ए की वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बताना है आपको कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलो x इज इक्वल टू ए है तो पहले वो देख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए, तो ए के टाइम पे कितना होगा बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू ए तो क्या बन जाएगा एक तरीके से आपका 3 इंटू 10⁵ ए आई कैप, सही। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वैद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में, एक्स एक्सिस में। हमें पता है फ्लक्स का डिफिनेशन बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में तो ध्यान दो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो हम अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एरिया भी तो किस में लेंगे, एक्स एक्सिस में ही लेंगे, एरिया भी किस में लेंगे, एक्स एक्सिस। यानी हम केवल लेंथ कौन सा काउंट करेंगे, ये वाला, ठीक है। और वाई एक्सिस में इन सब में तो एरिया 0 हो जाएगा, इन सब में एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 3 इंटू 10⁵ ए, इंटू में एरिया कितना हो जाएगा, इंटू में डी ए लिख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, डी ए को तो ए स्क्वायर लिख देंगे बाद में। तो 5 इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ये बन जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट। और ये तीनों का साइड इक्वल है, तीनों का साइड क्या है इक्वल, तो एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि आई कैप में होगा, जो कि क्या होगा आई कैप में। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा आइडिया बना देता हूँ आपके लिए, एक मिनट सुनिए जरा। ओके ओके, जस्ट 3D डायग्राम, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। ये आपका क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे है मान लीजिए x इज इक्वल टू, ये आपका है ना ये वाला प्लेट जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक तरीके से मान लो कि सॉरी एक्स जेड, इसको जेड मान लो और इसको, तो ये वाला एरिया तुम्हारा कितना आएगा ए स्क्वायर आई कैप, ए स्क्वायर क्या आएगा आई कैप, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड क्या है इक्वल है। तो एरिया हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर और ये था ही, तो 3 इंटू 10⁵ और ए क्यूब बन जाएगा, और ए क्यूब की जगह ध्यान दो 3 इंटू 10⁵, ए हमारा पास कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 का क्यूब। तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁵ और 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो 5 इतना आ गया, और इसी 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इक्वल टू हमें पता है Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1। तो Q इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 8.85 और इंटू 10 कितना -12। तो Q इन कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 20 4 20 25 हो जाएगा, सॉरी 3 5 जा 15, 3 8 जा 14, तो 24 21 24 और 1 मिलकर 25, फिर से 3 8 जा 14 24 और 2 मिलकर 26 इंटू 10 कितना -13, और इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 इंटू 2.66 655 इंटू 10⁻12 बोला। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, इतना आ जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना पड़ता, ये सब चीजें सॉल्व करते तब जाके वैल्यूज आती। तो 2 पॉइंट कितना आ रहा है 65 इंटू 10 कितना 2.65 इंटू 10, ठीक है -12, ये आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर गॉस लॉ भी लगाना पड़ेगा, देन आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है द फिगर शोज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। फिगर किसको सोच करता है, दिखा रहा है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज को, सर्किट डायग्राम विथ गैल्वेनोमीटर कितना लिखा हुआ है जी ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसको दिखाना चाह रहा है, करंट को। द रेशियो ऑफ हीट डेसिपेटेड, यानी H का रेशियो पूछ रहा है हीट का, फॉर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 रेस्पेक्टिवली। चित्र में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 5 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर
जी के साथ एक व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ में दिखाया गया है, सही है। चार प्रतिरोधों R1, R2, R3, R4 में क्रमशः क्षयित उष्मा उष्मा क्षय को दिखाना है, उष्मा क्षय का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, तो P/Q इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले चेक करेंगे पहला काम, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। P/Q इज इक्वल टू R/S, तो P/Q यानी 15/10 इज इक्वल टू 60/40, ठीक है। ये 3 बाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 2, और ये भी कितना आ जाएगा 3/2, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है मीन्स सबसे पहले चेक, फर्स्ट क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका कोई काम नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर इसका कोई काम नहीं है तो मान लो यहाँ से करंट गया आई, यहाँ गया आई, अब इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, हमें ये देखना है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 75 ओम, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 ओम, ठीक है। अच्छा दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पे भी पोटेंशियल और इसमें भी पोटेंशियल क्या होगा सेम, दोनों पोटेंशियल क्या होगा सेम, तो पोटेंशियल दोनों में क्या होगा सेम। तो मान लेते हैं कि इधर x करंट गया, तो इधर कितना जाएगा I माइनस एक्स जाएगा। अब ये कर क्यों रहे अभी पता चल जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई 50 इंटू आई माइनस एक्स, 75x इज इक्वल टू 50i माइनस 50x, तो इसको इधर भेज दो 75x प्लस 50x इज इक्वल टू 50i, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 125x इज इक्वल टू 50i, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/125, ठीक है, और i, तो ये कितना हो जाएगा भाई एक तरीके से 1/5i, 1/5i। तो इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1/5 है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको बाद में दिखा देते हैं अगले डायग्राम में, एक मिनट। तो यहाँ पे भाई ध्यान दोगे तो ये 15 ओम है, ठीक। ये तुम्हारा डायग्राम, ये कितना था तुम्हारा 60 ओम, ये कितना था 10 ओम, और इधर कितना है 40 ओम। तो इसमें करंट हो रहा है I/5 फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I/5 यानी 4I/5, ठीक है। तो दोनों में हमने करंट निकाल लिया। अब अगर हमने करंट निकाल लिया है तो हीट का रेशियो लिखना है हमें, हमें हीट का क्या लिखना है रेशियो। चलो शुरू करते हैं। H बराबर पहले H1 H2 H1 H2 H3 H4, सबसे पहले कैसे दिया हुआ है रेजिस्टेंस, वो ध्यान देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे दिया हुआ है भाई R1 R2 R3, R1 R2 R3 R4, तो ऐसे दिया हुआ है। तो R1 पहले हीट का फॉर्मूला क्या होता है H बराबर होता है I स्क्वायर RT, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। आई होप आपको ये पता होगा हीट का फॉर्मूला, ठीक। तो हमें यही रेशियो निकालना है, हमें यही रेशियो निकालना है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4। अब थोड़ा रेशियो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए H1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा I कितना लिखूंगा भाई I/5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितना 15, टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, फिर लिखूंगा I/5 का स्क्वायर इंटू 60, इंटू में क्या 60, फिर रेशियो I/4I/5 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 4I/5 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा 40, ठीक। अच्छा I/5 का स्क्वायर सब में हट जाएगा, 15 रेशियो 60 रेशियो 4 का स्क्वायर इंटू 10, यहाँ I/5 का स्क्वायर हट जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 40, कितना हो जाएगा 15 रेशियो 60 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 धाम 160, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 4, ये हो जाएगा 64। ऐसा करते हैं, कैसा रेशियो दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है क्या, हाँ पॉइंट में दिया हुआ है। चलो 10 से डिवाइड करो 1.5, ये 6 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये 64 आ जाएगा। 1.5
1.5 दिया हुआ है, 1.5 1:4:6, अच्छा कुछ ऐसा दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सही लिखा है, इनको भी कट कर सकते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये फिर ये कितना आ जाएगा 1 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये दो अलग से, ये दो अलग से, फिर लास्ट में इनका रेशियो लिख देंगे 1:। अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं, आ जाएगा क्या, ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, ओके 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1.5 1 और 4 और 6 लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिया हुआ है क्या ऑप्शंस, सही लिखा है। R1 हमने लिखा इधर, ये R2 है, ये R3 R4, चारों का रेशियो लिखना है, चारों का रेशियो हो जाएगा, ठीक है 15 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ओके 16 तो रहेगा ही, ठीक है। चलो ये लास्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद ऑप्शन ऑफ मैच कर सकते हैं रेशियो का, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन में मैच कर लीजिए, मे भी ऑप्शन ना दिया हो चीज, ऑप्शन में भी गलत हो सकता है, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप सीयूटी जब आप रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें आपको बुक्स और मटेरियल मिलेंगे, मटेरियल के अंदर आपको पीवाईक्यूज रहेंगे, उनके सॉल्यूशंस रहेंगे, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर में लगभग 50 से 100 प्रॉब्लम्स रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। जिस आपको जो क्लास पढ़ाए जाएंगे उसमें भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी डाउट रहेगा वो भी सॉल्व किया जाएगा। तो जो बुक्स आपको मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा, जैसे आपको लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप जीटी पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके, क्वांट्स, जनरल टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी की बुक, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, ऐसे ही मैथ्स की बुक, आपको सारे मटेरियल्स यहाँ पे मिलेंगे। और इसके साथ साथ लैंग्वेज की भी बुक आपको मिलेगी, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, ठीक, क्योंकि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे देन आपको लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा। और बीएचयू जैसे कॉलेज, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब में लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप लैंग्वेज पढ़ेंगे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और सारे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सारा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, आपको आपका डोमेन पढ़ना पड़ेगा, डोमेन के साथ साथ आपको जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, जनरल टेस्ट के साथ साथ आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है कि a 16 ohm wire is bent in the form of a square loop, a cell of 9 ohm is connected across one of its side, कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लूप। तो मान लो कि ये तुम्हारा स्क्वायर है एक तरीके से, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा ये इसको बेंट कर दिया गया, तो बेंट करके हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा कितना हो गया, एक तरीके से 4 ओम, ये भी 4 ओम हो गया, ये भी कितना हो गया 4 ओम, और ये भी कितना हो गया 4 ओम, और ये भी कितना हो गया 4 ओम। और इसको अगर हमने बैटरी से जोड़ दिया तो बैटरी भाई कितने का है, बैटरी है 9 वोल्ट का। तो कह रहा है कि किसी एक डायगोनल के अक्रॉस, तो मान लो डायगोनल तुम्हारा ये है, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के अक्रॉस हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका नाम दे देते हैं, मान लो ए बी सी और डी। तो वी अक्रॉस वी और डी देखना है हमें, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस मुझे पोटेंशियल देखना है। तो पोटेंशियल देखना है तो इसका मतलब ये 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट। अब ध्यान दो, ये तीनों, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है, इन तीनों का ये कितना आ जाएगा 12 ओम, सही है, और सीरीज में है ना, तो पोटेंशियल सबको सेम सेम बढ़ जाएगा, सबको पोटेंशियल सेम सेम क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इस पे भी 9 वोल्ट होगा, इन तीनों को मिला के 9 वोल्ट होगा, तो इस पे 4 वोल्ट हो जाएगा, इस पे भी 4 वोल्ट हो जाएगा, और इस पे भी कितना, सॉरी 3 वोल्ट हो जाएगा। कितने वोल्ट हो जाएंगे भाई, 3 वोल्ट, एक सेकेंड, 3 वोल्ट हो जाएगा, इस पे भी कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, और इस पे भी कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट, ये सी है, तो बी और डी के बीच, बी और डी के बीच 3 और 3 मिलके 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो मत स्टेटमेंट वाले सवाल थे, एक तरीके से आपने पढ़ा और आप फटाक से कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी सॉल्व करेंगे तो फिर आप सॉल्व करते रह जाएंगे,
ठीक। तो इसमें कितना आ जाएगा, किसी भी डायगोनल के क्रॉस, आप ये भी डायगोनल लेंगे तब भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। कोई भी डायगोनल ले लीजिए आप, अगर ये वाला डायगोनल ले रहे हैं तब भी आंसर कितना आएगा, 6। यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा। तो कोई भी डायगोनल ले लीजिए, दोनों के क्रॉस कितना आएगा, 6 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है आपसे सवाल, क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है इन दी गिवन setup of meter bridge the null point D is obtained at a distance of 40 centimeter from end A। end A से कितने पे आ रहा है भाई, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे if a resistance of 10 ohm is connected to R1 is connected in series with R1, R1 के साथ कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में, the null point shifted by 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जा रहा है। द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, मीटर ब्रिज की दी गई व्यवस्था में शून्य बिंदु डी से ए से, ये जो डी है ए से कितनी दूरी पर है, 40 पे, यदि 10 ओम का एक प्रतिरोध R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो शून्य बिंदु 20 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। R1 और R2 के मान होंगे क्रमशः, तो R1 बाई R2 ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 डिवाइड बाई कितना, 60। ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, 60। कंडीशन नंबर फर्स्ट में, यानी मैं लिख सकता हूँ 2/3, तो कितना हो जाएगा, 3R1 इज इक्वल टू 2R2। ये इक्वेशन नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3R1 माइनस 2R2 इज इक्वल टू 0, 2R2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बात करें, कह रहे कि अब 20 सेंटीमीटर चेंज हो जाता है जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 में कितना ऐड करते हैं, सीरीज में 10 और डिवाइड बाई R2, तो शिफ्ट हो जा रहा है, तो पहले 40 था, अब 60 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। पहले 2/3 था, अब कितना हो गया, इतना मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा 2R2 सॉरी 2R1 और प्लस कितना 20 इज इक्वल टू कितना 3R2। समझ रहे हो, 3R2 हो जाएगा। एक मिनट, सही लिख रहा हूँ, 20/80 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशंस गड़बड़ हो जाएंगे ना, अगर बाद में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से और इसमें 2 से करूँगा तो गड़बड़ हो जाएंगे। 20 सेंटीमीटर शिफ्ट मतलब पहले आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 80, कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, 4R1 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना R2 इज इक्वल टू R2। तो बताओ कितना आ जाएगा इक्वेशन, 4R1 माइनस 4R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इधर है तुम्हारा प्लस 40, उधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा इक्वेशन है 2R1 कितना भाई 3R1 माइनस 2R2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना है 0 इज इक्वल टू 0। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, कितना हो जाएगा 8R1 माइनस 2R2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5R1 इज इक्वल टू 80, R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 ओम। सही लिख रहा हूँ, माइनस के साथ आ रहा है। ओके, चेक करते हैं 16 है क्या ऑप्शन में, नहीं नहीं मतलब रेशियो गड़बड़ ले क्या, चलो एक बार वो वाला रेशियो देख लेते हैं। ओके 20 मीटर शिफ्ट, अब दिया नहीं तो शिफ्टिंग तो देखनी पड़ेगी, हाँ ओम से ही देखना पड़ेगा ना। 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 डिवाइड बाई 40 यानी 3 बाई कितना हो जाएगा 2। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसी से, 2R1 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3R2। ठीक है, तो 2R1 माइनस 3R2 इज इक्वल टू माइनस 20। सही, अब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें 3 से 3 3 जा 9, हाँ आ जाएगा। ठीक है,
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, इसको हटा देते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऐसे हो जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो मिस्टेक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन पहला था हमारा 3r1 माइनस 2r2 इज इक्वल टू 0, 3r1 माइनस 2r2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपका था भाई 2r1 माइनस 3r2, 3r2 इज इक्वल टू माइनस 20। चलो इसमें ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 से, कितना आ जाएगा 6r1 माइनस 4r2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 6r2 माइनस 9r2 इज इक्वल टू 60, माइनस 60, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 5r2 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। तो r2 बिकम्स व्हाट 12, r2 कितना आ जाएगा 12। पहले वाले इक्वेशन में रखो 3r1 माइनस 2r2 इज इक्वल टू 0, तो 3r1 माइनस 2r2, r2 की वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3r1 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो 3r इज इक्वल टू 24, तो r इज इक्वल टू कितना 8 ओम, r इज इक्वल टू 8 ओम। समझ आ रहा है भाई, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा 8 और 12, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स प्लेस्ड इन एयर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, यानी आर का वैल्यू 30 दिया हुआ है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दिया 1.5, डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 120 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछ रहा है फ्रॉम बाय द ग्लास सोर्स, कह रहा है वाई में स्थित एक बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है प्लस 30 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है उत्तल है तो इसलिए प्लस लिख दिया, आपतित होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 1.5, ठीक है। कांच के पृष्ठ का प्रकाश का स्रोत 120 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यू की वैल्यू माइनस 120 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि वी कितना होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो हमें पता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई म्यू बाई वी माइनस 1 बाई वी 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। आई होप आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, तो आप इस फार्मूले से फटाक से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 120, 1.5 माइनस 1 और डिवाइड बाई 30, इसको और सॉल्व कर सकते हैं 1.5 बाई वी प्लस 1 बाई 120 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 30, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 60 ना, 0.5 को 1 बाई 2 लिख दिया, 1 बाई क्या लिख दिया 2, तो 1 बाई 60। अब 1 बाई 120 को इधर शिफ्ट करो, 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 120, 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 60 और 120 का एलसीएम 120, 62 जा 120 माइनस 120 इंटू 1, 1.5 बाई वी 1 बाई कितना हो जाएगा 120, 120 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.5 से इज इक्वल टू वी, क्या आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 180 आ जाएगा, 60 63 जा 180 सेंटीमीटर, तो ये आपका वी आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सही। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला बेस्ड आपको फार्मूला पता है तो आप फटाक से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है टू सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ and the same cross sectional area having 400 tons and 250 tons respectively, the ratio of the self inductance of the two solenoid respectively। कह रहा है समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो परिनलिकाओं में क्रमशः 400 फेरे और कितने फेरे 250 फेरे हैं, दोनों परिनलिकाओं के स्वप्रेरकत्व का अनुपात होगा। तो अगर आपको स्वप्रेरकत्व का फार्मूला पता है सेल्फ इंडक्टेंस का कि एल बराबर क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल होता है किसी भी सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व।
ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ना, आपका परिनालिका का, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो L प्रोपोर्शनल टू क्या है तुम्हारा, L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इस पे कई बार सवाल आता है, और ये अभी आपने पहला सवाल देखा, अभी और आने वाले पीवाईक्यूज में भी देखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। तो L1 बाई L2 लिखूँ तो N1 कितना है हमारे पास 400 डिवाइड बाई कितना 250 इसका स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, ये तुम्हारा, इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ जाएगा 64 बाई 25। तो ये आ गया तुम्हारा दोनों में सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो, दोनों में क्या आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन स्क्वायर होता है। अगर आपको ये पता है तो आप फटाक से कर लेंगे, ठीक। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन है 14। अब ध्यान दीजिए 14 क्या है, 14 तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। क्या बोल रहा है, ए बी सी आर द पैरेलल कंडक्टर ऑफ इक्वल लेंथ कैरिंग करंट I 2I 3I रेस्पेक्टिवली shown in the figure, ठीक है। F1 is the force exerted by B on A, कौन exert कर रहा है B on A, और F2 is the force exerted by C on A। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, कौन सा सही है, A B C समान लंबाई के समांतर चालक तार है, क्रमशः I 2I और 3I बह रहा है उसमें, सही है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। F1 जो है वो B द्वारा A पर फोर्स है और F2 जो है वो C द्वारा A पर फोर्स है। अब जरा ध्यान से सुनो, आपको ये पता है कि जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा। चार्ज का उल्टा होता है, यहाँ पे चार्ज का क्या होता है उल्टा। तो देखो जरा A और B, कह रहा है कि B ऑन A, B ऑन A, B पर लग रहा है A के द्वारा, F1 बता रहा है, तो B के द्वारा दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी इसमें फ्लो हो रहा है इसमें भी। तो ये इस पे क्या लगाएगा फोर्स, अट्रैक्शन वाला। कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, जिसको बोलूंगा F, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना है x है, डिस्टेंस कितना है x, तो फार्मूला आपको पता होगा, पहले ये मान लीजिए F1 है, तो अगर मैं बताऊं तो F1 बाई L, मान लो L लगा रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I इंटू 2I, 2I1 I2 होता है, और डिवाइड बाई क्या x। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सही। ये इक्वेशन नंबर क्या है तुम्हारा 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर कह रहा है कि C ऑन A, C ऑन किस पे लगा रहा है A पे, C। तो इधर ध्यान दो, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें करंट ऐसे है और इसमें करंट ऐसे है, तो ये रिपल करेगा इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ रिपल करेगा, सही। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर ही की तरफ। तो अगर मैं इसको F2 बोल रहा हूँ तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 बाई L वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I 3I हो जाएगा इंटू I, और डिवाइड बाई डिस्टेंस हो जाएगा 2x, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x, ठीक। अब जरा इसमें ध्यान दो, F2 बाई L इज इक्वल टू 2 को तो रहने दो फार्मूले में, 1/2 को अलग लगाओ, 3/2 को अलग लगाओ, कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I स्क्वायर और डिवाइड बाई x। अच्छा ऊपर वाले में 2 आगे ले लो, ऊपर वाले में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ F1 बाई L इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन, ठीक है इधर लिख देता हूँ साइड में, इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा F1 बाई L 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना x, और F2 बाई L कितना हो जाएगा
F2/L, दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, सॉरी 3/2 है ना, 3/2 म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 2y² डिवाइड बाई एक्स। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को तो F1/F2 कितना आ जाएगा, 2/3/2। ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 F2, यानी 1.33 F2 हो जाएगा। 1.33 क्या हो जाएगा, F2। अब डायरेक्शन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। कह रहा है बी ऑन ए, बी, अरे ये उल्टा बना दिया, बी ऑन ए ना, तो ये अट्रैक्शन होगा, ये F1। वैल्यूज तो वही रहेगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए माइनस। इसलिए क्या लगेगा, माइनस। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये इधर दिख प्लस एक्सिस की तरफ है मान लो, और ये किधर की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। आई होप आपको एक सवाल समझ आया होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाला, दोनों को कंपेयर कर लिया, उसके बाद डायरेक्शन देख लिया कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे बात करते हैं भाई, ध्यान देना है। हाँ, यहाँ से एक आंसर और भी आ सकता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, F2/F1 इज इक्वल टू 3/4। तो F2 इज इक्वल टू 3/4 F1, बट ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो ये वाला थर्ड वाले ऑप्शन में तो दिया हुआ है ऐसा, बट वेक्टर में माइनस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, माइनस नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लास्ट सवाल 15। अब जरा ध्यान दीजिए, 15 वाले सवाल में क्या करना है हमें। कह रहा है इन अ सीरीज LR सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट एंड EMF E बराबर E0 cos ओमेगा t इज अप्लाइड टू द सर्किट, देन एवरेज डिसिपेटेड पावर इन वन साइकिल ऑफ द सर्किट। पूरे वन साइकिल के अंदर एवरेज पावर कितना होगा। ठीक है, मान लो ये ठीक है, तो पूरे एवरेज पावर निकालना है हमें। सही, LR सर्किट है। सबसे पहले बात करते हैं जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो जेड की वैल्यू अंडर रूट में XL का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं XL कितना हो जाएगा, कह रहा है रिएक्टेंस एक श्रेणी कह रहा है LR परिपथ में प्रेरणी प्रतिघात XL की वैल्यू प्रतिरोध R के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, XL और XR क्या है, बराबर है। परिपथ का एक विद्युत वाहक बल E0 cos ओमेगा t है, लगाया जाता है। परिपथ में एक चक्र में क्षयित औसत ऊर्जा बताना है, तो ये भी R² हो जाएगा। दोनों को रेजिस्टेंस बोल रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, R²। तो जेड बराबर अंडर रूट में 2R²। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू √2 इंटू आर, √2 इंटू आर। उसके बाद हम बात करते हैं पावर फैक्टर। इसकी बात करते हैं भाई पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आगे चल के लगाना है हमें। तो cos फाई इज इक्वल टू होता है R/Z, R/Z। तो cos फाई इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितना हो गया भाई, आर की वैल्यू आर, जेड की वैल्यू √2R। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो cos फाई इज इक्वल टू 1/√2। तो इसका मतलब cos इसकी इस वैल्यू को यूज करना है, तो हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें ERMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0/√2। सही है, और IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IRMS ये हो जाएगा तुम्हारा ERMS और डिवाइड बाई जेड, कितना हो जाएगा E0/√2, और जेड की वैल्यू कितनी है √2R, यानी ये कितना हो जाएगा E0/2R। ठीक है, अब लगाओ पावर फार्मूला, पावर एवरेज, ये कितना होता है 1/2 इंटू IRMS इंटू ERMS इंटू cos फाई ERMS। ठीक, सबकी वैल्यू रख दो, P एवरेज 1/2, ERMS की वैल्यू IRMS की वैल्यू कितनी है E0/2R। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा E0/√2। ठीक है, ये हो गया इनटू में 1/√2। ठीक है, तो कुछ कट रहा है इसमें से नहीं, पी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ठीक है, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 8। सही, तो सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो E0 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8R।
तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना था, जेड निकालो, फिर पावर फैक्टर, फिर ईआरएमएस, आईआरएमएस, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। टी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आईआरएमएस ईआरएमएस, ठीक है, और कॉस फाई, ठीक है, सही लिखा है, आई नॉट आई, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 1/2 नहीं रहेगा क्योंकि आरएमएस के टर्म में लिख रहा हूँ ना। डिलीट, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ओके, जस्ट वेट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1/√2, √2 बांट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो ये नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, नीचे नीचे आपका 4 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ई नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने ये देखा कि कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल आया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इन सबसे सवाल आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आ गया, कैपेसिटर से भी सवाल नहीं आया, आगे आने वाले सवालों में कैपेसिटर का सवाल है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।